हाय एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के पार्ट टू के बारे में। पार्ट वन आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हम स्पेशल थैंक्स कहना चाहेंगे राकेश सर को, जो कि गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति स्कूल धोलेरा में कार्यरत हैं और जिन्होंने ये वीडियो बनाने में हमारी मदद की है। चलिए बच्चों, क्लास को शुरू करते हैं। अब तक आप आज की इस वीडियो में आप बहुत सारी चीजें सीखने वाले, जिसमें गोले दर्पण उसके प्रकार हैं, कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं, प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, न्यू कार्टेशियन कन्वेंशन क्या है, दर्पण सूत्र क्या है, अवतल और उत्तल दर्पण के उपयोग क्या है, ये सभी चीजें हम आज की इस वीडियो में सीखने वाले। सभी बच्चे एक नोटबुक पेन लेकर बैठे, जहां पर भी आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा आप उसे नोट भी करके रखेंगे। चलिए, सबसे पहले एक प्रश्न का उत्तर दीजिए कि ये किस प्रकार का दर्पण है। आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं: समतल दर्पण, गोलीय दर्पण, ए और बी दोनों, या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। हाँ बच्चों, इसका सही उत्तर होगा यह गोलीय दर्पण है। अब गोलीय दर्पण क्या होते हैं? वह दर्पण जिसकी परावर्तक सतह गोलीय होती है और दूसरी सतह पॉलिश की हुई होती है। यहाँ पर आप कुछ एग्जाम्पल्स देख पा रहे हैं, साइड में चल रहे हैं, जैसे ये वाला मिरर हो गया, टॉर्च के आगे का हिस्सा हो गया, गाड़ियों के आगे के हिस्से हो गए। ये सभी गोलीय दर्पण होते हैं इनकी, क्योंकि आगे वाली सतह गोलीय होती है। गोलीय दर्पण वह दर्पण है जिसकी एक सतह पॉलिश की हुई होती है और दूसरी सतह पर प्रकाश का परावर्तन होता है। आप सभी डेंटिस्ट के पास गए होंगे, आपने देखा होगा डेंटिस्ट कुछ इस प्रकार का मिरर यूज करते हैं, दर्पण यूज करते हैं जांच करने के लिए। तो ये किस प्रकार का दर्पण है? ये अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण क्या होते हैं? कनकेव मिरर क्या होते हैं? वह दर्पण जिनकी परावर्तक सतह अंदर की ओर मुड़ी होती है और पॉलिश की हुई सतह बाहर की ओर मुड़ी होती है। तो ये है इनकी परावर्तक सतह। परावर्तक सतह इनकी अंदर की ओर मुड़ी हुई होती है, जो दूसरी पॉलिश की हुई सतह होती है वो बाहर की ओर मुड़ी हुई होती है। तो ये क्या होंगे? ये अवतल दर्पण होंगे। अवतल दर्पण के उपयोग क्या होते हैं? इसका उपयोग टॉर्च, ऑटोमोबाइल हेडलैम्प, लाइट हाउस आदि में प्रकाश को परावर्तित करने के लिए किया जाता है। दूसरा उपयोग क्या होगा? शेविंग प्रक्रिया में इसका प्रयोग किया जाता है। आप यहाँ पर इमेजेस भी साथ साथ देखते चल रहे हैं, जहां पर आप चेहरे की बड़ी और सीधी छवि प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। तीसरा उपयोग इसका क्या होगा? सौर कुकर में किया जाता है। ये बड़ी मात्रा में सौर ऊर्जा को इकट्ठा करता है, इसलिए। ठीक है। चौथा उपयोग इसका होगा, अवतल दर्पणों का उपयोग दंत चिकित्सकों और ईएनटी डॉक्टरों द्वारा बड़ा चित्र प्राप्त करने के लिए किया जाता है। तो डॉक्टर्स अगर ऐसे ही देखेंगे तो उनका दांत के अंदर देखना जो है वो उतना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, बट वो किसका यूज करते हैं? अवतल दर्पण का, कॉन्केव मिरर का यूज करते हैं। और उन्हें चित्र कैसा प्राप्त होता है? बड़ा प्राप्त होता है ना। बड़ा चित्र प्राप्त करके, जैसे कि आप यहाँ दांत वाला एग्जाम्पल भी देख सकते हैं, तो बड़ा चित्र प्राप्त करके वो ट्रीटमेंट सही कर पाते हैं। तो अवतल दर्पणों का ये चार इंपॉर्टेंट यूज हमने देख लिए। अब आप सभी ने बाइक्स देखी होंगी। बाइक्स में जो साइड में मिरर्स लगे होते हैं, ये किस प्रकार के मिरर होते हैं? ये किस प्रकार के दर्पण होते हैं? तो ये उत्तल दर्पण होते हैं, कन्वेक्स मिरर होते हैं। कन्वेक्स मिरर कनकेव मिरर से, अवतल दर्पण से कैसे अलग होते हैं? तो ये दर्पण जिनकी परावर्तक सतह बाहर की ओर मुड़ी होती है और पॉलिश की हुई सतह अंदर की ओर मुड़ी होती है। अब देखो, ये वाली सतह है इनकी परावर्तक सतह, ये वाली सतह है इनकी परावर्तक सतह, है ना। तो ये बाहर की ओर मुड़ी हुई है, जबकि जो पॉलिश की हुई सतह है वो अंदर की ओर मुड़ी हुई है। आप यहाँ इमेज में देख पा रहे हैं। इसी प्रकार इनके उपयोग भी समझेंगे। उत्तल दर्पण का उपयोग वाहन की पार्श्व दृश्य या पार्श्व दृश्य रियर व्यू दर्पण के रूप में किया जाता है, क्योंकि ये सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है ना। क्योंकि ये कैसा, अगर हमने अवतल दर्पण की बात करी थी, वो डेंटिस्ट किस लिए यूज कर रहे थे? क्योंकि वो बड़ा इमेज बनाता है, बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। जबकि उत्तल दर्पण में छोटा प्रतिबिंब बनता है, सीधा बनता है ना। उत्तल दर्पण के पीछे का विस्तृत दृश्य प्राप्त होता है। तो गाड़ियों में क्यों यूज होता है? क्योंकि ये पीछे का बहुत बड़ा एरिया कवर कर लेता है ना। तो जब जो गाड़ी चला रहे होते हैं उनको ज्यादा चीजें पीछे की नजर आती हैं। सेकंड इसका यूज क्या होगा? उत्तल दर्पण सुविधाजनक दुकानों और बड़े सुपरमार्केट और किसी भी अन्य कोने में व्यापक अवलोकन के लिए यूज किया जाता है। फिर से वही बात, क्योंकि ये बड़ा इसमें एरिया कवर हो जाता है, छोटा प्रतिबिंब बनता है, बड़ा एरिया कवर हो जाता है। तो सेफ्टी के पर्पज से जो है, सिक्योरिटी के पर्पज से दुकानों में, सुपरमार्केट में अवलोकन के लिए इसका यूज किया जाता है। थर्ड है, सड़कों के कोनों पर भी किया जाता है, ताकि चालक किसी भी वाहन को देख सके और उचित उपाय करके टकराव से बच सके, है ना। चलिए, अब प्रकाश परावर्तन कैसा होता है?
ये किस प्रकार का दर्पण है, इसमें किस तरह का प्रतिबिंब बनता है, आप पहले पढ़ चुके हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये समतल दर्पण है ना? समतल दर्पण का यहाँ पर प्रतिबिंब बनता हुआ भी आपको नजर आ रहा है ना? अब अगर हम आगे देखें, कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं को देखते हैं। तो सबसे पहले हम सीखेंगे वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है। तो ये उस गोले का केंद्र है जिसका दर्पण एक हिस्सा है, इसे सी के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो हमने यहाँ पर दर्पण लिया, ये जो इसके बिल्कुल बीच का हिस्सा होगा, जो गोले का केंद्र है जिसका दर्पण एक हिस्सा है, उसे सी द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, तो इसे सी द्वारा दिखाया जाएगा। अगला होगा वक्रता त्रिज्या, यह उस गोले की त्रिज्या है जिसका दर्पण एक हिस्सा है। दर्पण एक गोले का हिस्सा हो गया, तो ये उस गोले की क्या आ गई, त्रिज्या आ गई। तो यहां से लेके अगर आप इसको एक बॉल की तरह आपने मैथ्स में गोला पढ़ा होगा, तो ये यहां से यहां तक का जो इसका दूरी हो गई, ये क्या हो गई, इसकी वक्रता त्रिज्या, और इसे आर द्वारा दर्शाया जाएगा, है ना? अब अवतल दर्पण की बात करें, यहाँ पर इसमें अवतल दर्पण में एक और चीज आ जाएगी, ध्रुव यानी कि पोल। यह गोलाकार दर्पण का केंद्र है, इसे पी द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये क्या होगा, यहाँ पर ये किसको दर्शा रहा है, गोले को इसको पी को दर्शा रहा है, ध्रुव को दर्शा रहा है। मुख्य अक्ष क्या होता है, ये वक्रता केंद्र और ध्रुव से गुजरने वाली सीधी रेखा। वक्रता केंद्र और ध्रुव, इन दोनों से गुजरने वाली जो सीधी रेखा होती है उसे मुख्य अक्ष कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। मुख्य फोकस क्या होगा, मुख्य अक्ष पर परावर्तित किरणें दिखाई देती हैं। यहाँ पर आप बहुत सारी परावर्तित किरणें देख रहे हैं। यहाँ पर मुख्य अक्ष पर बहुत सारी परावर्तित किरणें होती हैं जो एक बिंदु से आती हैं। यहाँ से हम देख रहे हैं एक ही बिंदु पर ये मिल रही है। इस बिंदु पर देखेंगे अगर आप, ये वाली किरण भी इस बिंदु पर आ रही है, ये वाली किरण भी इस बिंदु पर आ रही है, यहाँ से भी कुछ किरणें इस बिंदु पर आ रही हैं। तो इसी बिंदु को क्या कहा जाता है, उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस कहा जाता है। अगर आप एक चीज नोट करें, अवतल दर्पण में कॉनकेव मिरर में क्या होगा, सारी की सारे जो हमारे बिंदु हैं वो लेफ्ट साइड पर बन रहे हैं। चलिए, अब देखते हैं फोकस दूरी क्या होती है। तो यहाँ पर आप जैसा कि देख सकते हैं कि ध्रुव और मुख्य फोकस एफ के बीच की दूरी, इसे एफ से दर्शाया जाता है। ये क्या होगी, फोकस दूरी होगी। हमें पता है यहाँ सी से लेकर पी तक की दूरी को हम आर से दर्शाते हैं ना, वक्रता त्रिज्या, ये दूरी जो है वो आर है। इसी तरह एफ से पी के बीच की जो दूरी होगी वो स्मॉल एफ से दर्शाएंगे, जिसे हम फोकल लेंथ कहेंगे, है ना, इसे स्मॉल एफ से दर्शाया जाता है। तो इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है कि जो वक्रता त्रिज्या आर है वो इसकी दुगुनी है, मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस की दूरी के बराबर होगा। तो आर बराबर है 2f हो जाएगा, या अगर आप यहाँ से f निकालना चाहें तो वो r बटे 2 हो जाएगा, है ना? अब इसी पे रिलेटेड एक क्वेश्चन देखते हैं कि गोले दर्पण की वक्रता त्रिज्या r है, अगर इसे दुगुना कर दिया जाए तो नई फोकस दूरी क्या होगी। अभी अभी हमने पढ़ा कि r बराबर है 2f होता है ना? वक्रता त्रिज्या दो गुना किसकी होती है, फोकस दूरी के। हमें बोला है कि r को अगर दो गुना कर दिया जाए तो हमें फोकस दूरी निकालनी है, r की जगह हमने 2r भर दिया, इसको दो गुना कर दिया है। अब यहाँ से हमें फोकस दूरी निकालनी है, तो ये दो इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके हम इसे डिवाइड कर देंगे, दो से दो कैंसिल हो जाएगा, तो हमारी फोकस दूरी जो है वो r के बराबर आ जाएगी, इसलिए ऑप्शन बी सही होगा, है ना? चलिए, इस तरह के और बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर अगली कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं देखते हैं। अब उत्तल दर्पण की बात करेंगे, कन्वेक्स मिरर की बात करेंगे। कन्वेक्स मिरर में अगर आप ध्यान दें, यहीं पे पहले ही आपको बहुत, ये जो फोकस दूरी है, ये जो आपको सी है, ये सभी के सभी राइट साइड पे दिए गए हैं। तो वक्रता केंद्र राइट साइड पे बनेगा। सेम परिभाषाएं आपकी यहाँ पर सेम रहेंगी। एफ भी यहाँ पर, ये ध्रुव यहाँ पर रहेगा, और मुख्य फोकस दूरी भी आपकी राइट साइड पर बनेगी। मुख्य फोकस दूरी और वक्रता केंद्र, ध्रुव, ये सारी डेफिनेशन हम पहले पढ़ चुके हैं। तो ये उत्तल दर्पण यानी कन्वेक्स मिरर के केस में इस प्रकार से रहेगा। यहाँ पर आप सारी डेफिनेशंस देख सकते हैं। अब गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब प्राप्त करने के कुछ नियम हैं। ठीक है, एक एक नियम को हम समझेंगे। मुख्य अक्ष के समांतर वस्तु से आने वाली किरणें परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरेंगी। अब मुख्य अक्ष पता है हमें, ये मुख्य अक्ष है ना, ये हमारा मुख्य अक्ष है। अब मुख्य अक्ष के समांतर अगर कोई रेखा आ रही है तो ये रेखा आ रही है, ठीक है। आने वाली किरणें परावर्तन के बाद, अब जब ये परावर्तन के बाद कहाँ पर मिलेंगी, के बाद फोकस पर मिलेंगी। अगर लाइन जो है वो इसके समांतर है ना, अगर मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें जो है वो परावर्तन के बाद कहाँ मिलेंगी, फोकस पर
मिलेंगी। ठीक है। अगला क्या है, फोकस एफ से आने वाली किरणें, अगर किरण जो है वो एफ से होकर आती है, यानी कि यहाँ एफ से होकर गुजरती है, तो परावर्तन होने के बाद वो इस अक्ष के समांतर होगी। तो बेसिकली ये इस वाले नियम का उल्टा है। यहाँ पर रेखा आ रही है और वो समांतर रेखा है, मुख्य अक्ष के समांतर किरण है और वो फोकस पर मिल रही है। यहाँ पर फोकस से होकर रेखा आ रही है तो वो कहाँ पर जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर होगी। सेम इस केस में भी आप देख सकते हैं। वक्रता केंद्र सी से, अब अगर रेखा जो है, किरण जो है हमारी, वो सी से होकर जा रही है तो वो परावर्तन के बाद यहीं के यहीं लौट जाएगी, है ना। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वो इधर से आ रही है बट परावर्तन के बाद वो यहीं के यहीं लौट रही है। सेम यहाँ पर भी हम देखेंगे, यहाँ तक वो आएगी और उसके बाद वो यहीं से लौट जाएगी। अगर हम इसको बढ़ाएंगे तो यहाँ पर वो कहाँ पर टकराएगी, वो वक्रता केंद्र पर टकराएगी। अब हम देखेंगे अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों का बनना। वस्तु अगर अनंत पर है, अगर कोई वस्तु अनंत दूरी पर है, तो बनने वाला प्रतिबिंब दर्पण के फोकस पर बनता है। बिंदु के आकार का होता है और वास्तविक होता है। तो मान लो अनंत पर कोई वस्तु है, यहां से जो है अब इसका प्रतिबिंब बनेगा। तो हमने यहाँ पर किरणें देखी, ये सारी किरणें कहाँ पर मिल रही हैं, फोकस पर मिल रही हैं। और यहाँ पर हमारा प्रतिबिंब बनेगा। इस प्रतिबिंब का आकार जो होगा वो बिल्कुल बिंदु के आकार का होगा और वास्तविक होगा। कब, अगर वस्तु अनंत पर है। अगर वस्तु दर्पण के वक्रता केंद्र से बाहर है, वक्रता केंद्र क्या है, ये है, अनंत पर नहीं है लेकिन यहां पर है, सी के थोड़ा और पीछे। तो अब जो इमेज बनेगी वो कहाँ बनेगी, प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। अगर आप यहाँ पर इमेज में देखेंगे, अब हमारी इमेज कहाँ बन रही है, यहाँ पर। किस किस के बीच में, सी और एफ के बीच में, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बनी है हमारी इमेज, यहाँ पर बन रही है ना। कैसी बन रही है, यहाँ पर हम देखेंगे कैसी बन रही है, उल्टी बन रही है। इसको मैं इरेज कर देती हूँ, है ना। आप देखेंगे इमेज हमारी उल्टी बन रही है, वस्तु के आकार से छोटी है और वास्तविक है। वस्तु वक्रता केंद्र पर है। अब हम दूर से चलते आ रहे हैं, हम अनंत से चल रहे थे, फिर हमने इमेज यहाँ पे बनाई, अब कहाँ पर बना दी, सी पर बना दी। अगर हम वक्रता केंद्र पर बनाएंगे तो इमेज हमारी कहाँ बनेगी, वस्तु के प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, उल्टा बनेगा, बराबर बनेगा। अगर आप देखें ये दोनों के दोनों सेम है और वास्तविक बनेगा। वस्तु वक्रता केंद्र, अब हम थोड़ा सा और इधर आ गए, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बना, तो अब क्या हो जाएगा, जो हमारा प्रतिबिंब बनेगा वो और उधर बन जाएगा और बड़ा हो जाएगा पर वास्तविक होगा। इससे बड़ा इमेज बन रहा है, इसके पीछे की साइड बन रहा है, उल्टा बन रहा है और वास्तविक बन रहा है। अब थोड़ा सा और इधर आते हैं फोकस पर। अगर हमने जो है किसी वस्तु को फोकस पर रखा है, उसे निकलने वाले प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराकर समांतर हो जाएंगी, अर्थात कभी आपस में नहीं मिलेंगी, या फिर दूसरे शब्दों में अनंत पर जाकर मिलेगी। अतः वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो अनंत पर बनेगा। ठीक है, जब हम यहाँ पर कहाँ पर रखते हैं, फोकस पर रखते हैं। फोकस एफ और ध्रुव के बीच, अब हम थोड़ा सा और नजदीक आ गए। हम अनंत से चल रहे थे, हमने यहाँ पर सी पर बनाया, सी और एफ के बीच में बनाया, एफ पर प्रतिबिंब रखा, वस्तु को रखा, और उसके बाद अब हम एफ और पी के बीच में, अगर हम प्रतिबिंब को फोकस और ध्रुव के बीच में रखें तो प्रतिबिंब पीछे बनेगा, सीधा बनेगा, वस्तु के आकार का होगा, वस्तु के आकार से बड़ा होगा। अब आप देखेंगे अभी तक सारे इमेज जो सारे प्रतिबिंब जो थे वो लेफ्ट साइड बन रहे थे, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे इमेज जो है वो राइट साइड बन रहा है, वस्तु के आकार से बड़ा बन रहा है ना। तो डेंटिस्ट जो है वो जब चेक करते हैं तो वो अपना जो वस्तु जो हमारा जो वो है मिरर, दो वस्तु को जो है फोकस और पी के बीच में रखते हैं ताकि इमेज जो है वो कैसा बने, सीधा बने, वस्तु के आकार से बड़ा बने। हमने पढ़ा था ना कि अवतल दर्पण में हमें चीजें जो है बड़ी बड़ी नजर आती है। तो ये 6 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि इसमें केवल राइट साइड पे इमेज बन रही है। अब सेम हम उत्तल दर्पण के लिए सीखते हैं। अगर अनंत पर वस्तु है, अगर वस्तु अनंत स्थिति पे, तो उत्तल दर्पण के फोकस पर एक आभासी प्रतिबिंब बनेगा। देखो सेम केस रहेगा, यहाँ पर भी बनेगा फोकस पर ही, पर आभासी प्रतिबिंब बनेगा। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से काफी छोटा होगा। दूसरा केस अनंत और ध्रुव के बीच, अब हम थोड़ा और सेम केस रहेगा, अनंत से थोड़ा और पीछे है, अनंत और ध्रुव के बीच में हमने देखा तो ध्रुव और फोकस के बीच आभासी प्रतिबिंब बनेगा। ये रहा हमारा ध्रुव और ये रहा फोकस। हमारा इमेज कहाँ बन रहा है, प्रतिबिंब ये बन रहा है। अब ए और बी का साइज बड़ा है लेकिन जो हमारा प्रतिबिंब बन रहा है उसका साइज जो है वो उसकी तुलना में छोटा है। वस्तु के अब हम सीखेंगे कि न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन के बारे में। ठीक है,
वस्तु को दर्पण की बाईं ओर रखा जाए और ध्रुव को मूल बिंदु के रूप में लिया जाए। ठीक है, वस्तु को दर्पण की बाईं ओर रखा जाए और ध्रुव को मूल बिंदु के रूप में लिया जाए। दूसरा क्या है, मूल के दाईं ओर की दूरी पॉजिटिव, एक्स अक्ष सकारात्मक है। यहां पर की दूरी देखेंगे हम तो हम इसे पॉजिटिव दिखाएंगे, जबकि बाईं ओर की दूरी कैसी, नेगेटिव दिखाएंगे। वस्तु को दर्पण की बाईं ओर रखा जाए, यहाँ पर हमने बाईं ओर रखा, दाईं ओर की दूरी पॉजिटिव, बाईं ओर की दूरी को हम नेगेटिव लेंगे। मूल के और यहाँ पर जो है कि दूरी नेगेटिव माइनस है। सेम ऊपर की ओर जो है वो पॉजिटिव होगा, नीचे की ओर जो है अगर बनेगा तो वो नेगेटिव होगा, है ना। मुख्य अक्ष पॉजिटिव, मुख्य अक्ष पॉजिटिव, वाई अक्ष के ऊपर की ओर दूरियां जो है वो सकारात्मक होंगी, जबकि नीचे की ओर दूरियां नकारात्मक होंगी। इसमें कुछ भी अलग नहीं है, जैसा आप मैथ्स में पढ़ते आए हैं कार्टेशियन सिस्टम, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, सेम इसी तरह जैसे कि आप वहां पे सीखते हैं कि जो इस साइड की होंगे वो पॉजिटिव होंगे, इधर के नेगेटिव होंगे, ऊपर वाई अक्ष में पॉजिटिव होगा, नीचे वाई अक्ष में नेगेटिव होगा। तो सेम केस हम यहाँ पर भी लेंगे, दाईं ओर की ओर पॉजिटिव, बाईं ओर की ओर नेगेटिव, ऊपर की ओर पॉजिटिव, नीचे की ओर की दूरी नेगेटिव, है ना। अब यहाँ पर हम सीखेंगे दर्पण सूत्र और आवर्धन क्या होता है। दर्पण सूत्र हम बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है। ये क्या होता है, 1/v प्लस 1/u जो है, 1/u बराबर किसके होता है, 1/f के। अब यहाँ पर u, v और f क्या है, u क्या है, वस्तु की दूरी, जो भी हमने वस्तु रखी है उसकी दूरी, v क्या है, प्रतिबिंब की दूरी, f क्या है, फोकस दूरी क्या है ना। अब उसके बाद दूसरी चीज क्या है, दर्पण का आवर्धन। दर्पण का आवर्धन मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर, जिसको हम m से प्रदर्शित करते हैं। तो अब ये क्या होगा, दो तरह से हम इसे निकाल सकते हैं, हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, h2/h1, h2 बटे h1। ठीक है, जो भी इमेज बनेगी उसे आप, जो भी प्रतिबिंब बनेगा उसे आप h2 कहेंगे, जो भी आपकी वस्तु की हाइट होगी, जो ऊंचाई होगी, उसे आप h1 कहेंगे। ये किसके बराबर होगा, इमेज डिस्टेंस, जो आपकी प्रतिबिंब की दूरी है, -v। ठीक है, उसको डिवाइड करेंगे, भाग करेंगे किससे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस से, यानी कि वस्तु की दूरी से, है ना। इमेज डिस्टेंस प्रतिबिंब दूरी अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u से। अब अगर m धनात्मक होता है तो प्रतिबिंब कैसा होगा, आभासी और सीधा होगा। अगर m ऋणात्मक है तो प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होगा। ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मान लीजिए m की वैल्यू आ रही है आपके पास -1, तो आपका प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होगा। अगर m की वैल्यू आ रही है +1, तो प्रतिबिंब आभासी एवं सीधा होगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम देख सकते हैं, अगर m ग्रेटर देन 1 है, इमेज वस्तु से बड़ी होती है। अगर m इक्वल टू 1 है, इमेज का आकार वस्तु के समान होगा। अगर m लेस देन 1 है तो प्रतिबिंब वस्तु से छोटा होता है। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, आप नोट करके रख ले। चलिए बच्चों, अब एक क्वेश्चन देखते हैं। चित्र में दर्शाए गए बिंब की स्थिति के अनुसार निर्मित प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर हमें अपना वस्तु की स्थिति यहाँ दी गई है O पर, जो कि 5 सेंटीमीटर है। लेकिन अभी अभी मैंने आपको बताया था कि जब लेफ्ट साइड में होगा तो हम नेगेटिव लेंगे। तो वस्तु की दूरी हम यहाँ U से दर्शाते हैं, लेफ्ट साइड है तो -5 सेंटीमीटर लेंगे। रेडियस कितना है यहाँ पर, 20 सेंटीमीटर, पर ऑब्जेक्ट यहाँ पर है तो हम उसे -20 सेंटीमीटर ले लेंगे। अब हमें निकालना क्या है बच्चों, हमें v निकालना है ना। हमें पता है, हमने अभी अभी दर्पण सूत्र पढ़ा है, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। हमें 1/v यहां से निकालना है, तो 1/v बराबर हो जाएगा 1/f माइनस 1/u। लेकिन हमें यहाँ पर f नहीं पता है, पहले हमें f निकालना पड़ेगा। अब f कैसे निकालते हैं, हमें पता है f बराबर है r/2। r यहाँ पर -20 है, -20/2 कितना आ गया, -10 आ गया। हमें f भी मिल गया, हमारे पास u भी है। चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हिंट ऑलरेडी दिया गया है, 1/v बराबर है 1/f माइनस 1/u। 1/f की जगह अभी अभी f हमने निकाला है कितना, -10। तो 1/-10, माइनस माइनस में प्लस कर देती हूँ क्योंकि 5 माइनस का था। इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ पर हमारे पास 10 आ जाएगा। इस नेगेटिव को हम ऊपर लिख लेंगे, इस नेगेटिव को यहां से हटाकर हम ऊपर लिख लेते हैं। तो 10 एकम 10, तो ऊपर का -1 ऐसा ही रहेगा। 5 दूनी 10, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। -1 प्लस 2 1 हो जाता है, 1/10। तो 1/v बराबर है 1/10। तो इसका मतलब v कितना आ गया हमारे पास, 10 आ गया। v कितना आ गया, 10 सेंटीमीटर आ गया। अब m से देखेंगे हम, m क्या था, -v/u।
-v क्या हो जाएगा? -10। u क्या हो जाएगा? -5। यहाँ पर हमारे पास 2 आ रहा है, विच इज पॉजिटिव, है ना? जो पॉजिटिव है, धनात्मक है। चलिए वापस चलते हैं। हमने क्या सीखा था? अगर m जो है वो 1 से बड़ा होगा तो इमेज वस्तु से बड़ी होगी। अगर m धनात्मक है तो प्रतिबिंब आभासी और सीधा होगा। तो इसका मतलब प्रतिबिंब आभासी होगा। तो 20, यहाँ पर हमारा आंसर क्या आया? 10 सेंटीमीटर और आभासी, 10 सेंटीमीटर और आभासी। तो इसका मतलब ऑप्शन ए सही है। तो ये हमारा पूरा सारांश है। आज की क्लास में हमने जो भी पढ़ा, वीडियो को पॉज करिए, इन सभी को नोट डाउन करिए। चलिए बच्चों, आज की वीडियो में हमने जो भी सीखा उसके आधार पर इन 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न 1, प्रश्न 2, प्रश्न 3। आशा करती हूँ आज की वीडियो में हमने जो भी सीखा आपको समझ में आया होगा। सभी बच्चे अपने डाउट्स को नोट करिए और बताइए हमें आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी, हम इसमें क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद। अब मिलते हैं हम अगली वीडियो में।